थी उस गणित वाले टीचर की तुम्हारे की कि उसने तुमको कोऑर्डिनेट सही नहीं पढ़ाया और तुम घबरा के हिस्ट्री ले लिए, है ना। तो ये जो ओ है, जीरो जो दिख रहा है तुमको, इसके नीचे इधर सारी संख्याएं माइनस में आएंगी, है ना, ये तो पता है ना। तो ये माइनस वाई, और इधर जाएंगे तो माइनस एक्स है। अब विक्रम संवत आप ऐसे मानो, यहां 57 है, ईसा मसीह के जन्म से पहले 57 साल पहले, ईसा पूर्व, यही तो बात है। और शक संवत क्या है, ईसा के जन्म से 78 साल, क्या बाद में, तो ये यहां प्लस में आएगा ना। अरे मैंने निशान लगाया, ऐसे तुम माइनस क्यों समझ रहे हो यार, इस पे वाई पे वो लगाना तो पड़ेगा ना निशान, 78 कहाँ है, इधर तो घटना माइनस में है और इधर घटना प्लस में है। मैथ से ही समझ में आएगा, कैलेंडर को आप और कैसे समझोगे, ये तो कैलकुलेशन है ना। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ 1 तारीख को, 31 मनाइए अभी जस्ट, है ना, कई दिनों तक होश नहीं रहा, रहा था क्या, है ना। 31 नहीं मनी क्या, नहीं, कैसे नहीं मनी, क्लास थी 1 तारीख को, यहाँ सुबह 7 बजे तुम सब उपस्थित थे। हाँ फिर कई सारे तो जबरदस्ती उपस्थित थे कि नहीं आज नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चोरी पकड़ ली जाएगी। हाँ तो मैं देखो शंकर से पूछता हूँ, शंकर यस करेगा तब आगे बढ़ेंगे। जीसस का जन्म कब हुआ, ये कहता है मेरे से मत पूछो। चलो, कैलेंडर तूने ही कहा था इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं कैलेंडर। जीसस का जन्म कब हुआ, 1 तारीख को, 1 तारीख को, पहली साल वहीं से तो काउंट होती है। जीसस का जन्म कब हुआ, 1 तारीख को, ठीक है। और अपना शक संवत जो है वो 78 ईस्वी है, तो जीसस के जन्म के कितने साल बाद, पक्का। और अपना विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है, जीसस के जन्म के 57 साल पहले, ठीक है। अब मैं जीसस से 57 साल पहले खड़ा हूं और तू जीसस के 78 साल बाद खड़ा है, तो अपन दोनों एक दूसरे को कितना क्रॉस करें कि एक साथ मिल जाएं, क्लियर, पक्का, सबके समझ में आएगी। अच्छा ऐसे समझो, तुम मोबाइल तो चलाते ही हो, है ना, रिचार्ज कराते हो ना फोन को, रिचार्ज की दुकानें बंद हो गई, नहीं पहले के लिए 10 रुपए का रिचार्ज देना। हाँ बड़े बड़े यहाँ रिचार्ज किए जाते हैं, अब कर ले रिचार्ज, यही है ना, कितने एडवांस हो गए लोग। तो ऐसे समझो, है ना, तुम्हारे मोबाइल में वो कंपनी लोन भी देती है, बात करते करते कई बार पैसे खत्म हो जाते हैं, तो कितने रुपए का, 5 रुपए का ही, अरे लड़ो मत तो, क्रेडिट खराब है तुम्हारी, इतनी लोन मिलेगा तुमको, ठीक है ना, क्रेडिट खराब है ना, क्रेडिट बढ़ाओ पहले। अच्छा सुनो अब, तो तुमको बैंक ने लोन दे दिया 50 रुपए का, है ना, अब जब तुम अगली बार रिचार्ज करोगे तो क्या होएगा, पहले 50 कटेगा ना, ठीक है। तो तुमने अगर 100 रुपए का रिचार्ज कर दिया तो 50 ऑलरेडी माइनस में हो तुम, तुम्हारे फिर कितने पैसे बचेंगे, 50 भी नहीं बचेंगे, वो जीएसटी भी तो कटेगा, जीएसटी भी तो कटेगा ना, टैक्स भी तो जाएगा, यही तो है। अच्छा, तो जब कोई ये कहे कि भाई मैं ईसापुर में हूं, तो उसे ईस्वी में क्या करोगे, बस, है ना। वर्तमान से काउंट करोगे ना, वर्तमान से, जैसे आज 2024 है ना। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि मैं 5000 ईसा पूर्व में था, तो आज से कितना साल पहले, अरे सुनो, इजी गोइंग सवाल है,
और किसी के भी एक के समझ में नहीं आया वो बताया कि मेरे समझ में नहीं आया। मेरा मेरा मैथ पढ़ना ही बेकार हो जाएगा अगर मैं तुमको मैथ नहीं सिखा पाया यार। मैं कहूँ कि मैं इस आज से 5,000 साल पहले पैदा हुआ, है ना, और तुम ये कहो कि हम 2024 में थे, तो फिर अपन दोनों के बीच कितने साल का डिफरेंस है? कितने का है? तुम 2024 में खड़े हो ना आज, और मैं ईसा पूर्व 5,000 में खड़ा हूं। आओ मेरे पास। अरे वहां टेबल से चलो ने। वो एक्स वाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम चले जाओगे उसके बाद भी हमको एक्स वाई करके श्राद्ध करने पड़ेंगे। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आपका एक्स वाई खत्म हो जाएगा? फिर रटना बिल्कुल भी नहीं है शंकर, एक्स और वाई ध्यान रखना है बस। प्रैक्टिकल एग्जाम से बात होगी, इस कॉपी को बंद कर, मैं देख नहीं रहा ना कॉपी में क्या लिखा हुआ है बस। ये तो मैथ की बात है, हिस्ट्री कैसे समझ में आ जाएगी? कैलेंडर है ये तो, रीजनिंग में पढ़ते होंगे ना कैलेंडर, पता कर लेते हैं कि उस दिन कौन सा वार था। अच्छा, तुमने अपने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, जब गांधी जी हुए थे उसके उस समय सन था 150 ईस्वी। गांधी जी जब हुए थे उस समय सन था 150 ईस्वी, है ना, और आज कौन सा चल रहा है? 2024। तो गांधी जी कितने साल पहले हुए? 2024 में से 150 कम कर दो। जनरल बात है ना ये जनरल बात है। अब मैं कहूं गांधी जी हुए थे शक संवत, सवाल सुनो, तुमको वो मैं इजी बता रहा हूं, ये है थोड़ी इजी। गांधी जी हुए थे शक संवत 200 में, ईस्वी बताओ। तुम बताओ। गांधी जी हुए थे शक संवत 200 में, है ना, तो गांधी जी कौन सी ईस्वी में हुए थे? बताओ क्या करेंगे? माइनस कर दोगे ना प्रेजेंट से? पहले फॉर्मूला समझो यार। माइनस से अभी जो चल रहा है उसको माइनस कर दोगे ना, अभी जो तारीख चल रही है उससे माइनस कर दोगे ना यार। अरे छोड़ो गांधी जी को, तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 96। कितने साल पहले पैदा हुआ? निकाल ली ना करना। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, यही तो बोल रहा हूं मैं जस्ट, उसे संवत में बोल रहा हूं बस, उसे संवत में बोल रहा हूं जस्ट। अब 96 में हुए, है ना, 96 में, इसमें शक संवत जोड़ो, इसका शक संवत निकालो। 78 क्या होएगा? यार कैसी बातें कर रहे हो, ये 78 तो ऑलरेडी आगे है, ये तो लेस होएगा, ये तो माइनस होएगा ना। तो तुम्हारे तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ को मान लो एक बार 2000 मान लो, तो 2000 ईस्वी में तुम्हारा जन्म हुआ। अब शक संवत कहा जाए तो 78 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? अब अगर ऐसा कहा जाए कि विक्रम संवत, तो विक्रम संवत तो ऑलरेडी कहीं में है, तो मैं कहूं कि 2000 ईस्वी में तुम्हारा जन्म हुआ, अब विक्रम संवत निकालो। 2057। अरे यार मैं वो मूमल को सिखा देता हूँ, 8 साल की अभी वो, कि हाँ, तुमको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा हूँ तो ला के बुला सकता हूँ, तो कहती है मैंने गांधी की 5 किताब पढ़ ली है मैडम। मैडम बेहोश। और वो गांधी की, हाँ गांधी की किताब 5 किताब पढ़ ली, उनका एक एक पेज पढ़ लिया। नहीं, तुम्हारा जन्म कब हुआ? 1950 में मान लेते हैं। अरे हंस रहे हो ना, हाँ मान लेते हैं, अपने खुद पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन छोड़ते हैं, अब इंसिडेंट्स पे आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, है ना, विक्रम संवत बताओ। पहले तो ये ध्यान रखो कि 1576 में 57 जुड़ेगा घटेगा, क्या होएगा?
छोड़ो सारी चीजें, बिल्कुल मैं जो फेबुलस इंसिडेंट्स हैं उनकी बात करता हूँ, है ना। फिर आपको वो, जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना हिस्ट्री के, तो आपके सारे संवत आ जाएंगे टॉपिकों पे जो आपके सिलेबस में है। अब कलचुरी चेदी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ी बताऊंगा 248 49 है। आपके कल्याणी विक्रम संवत है, विक्रमादित्य छठ का, फरवरी 1076, है ना याद? क्या है 1076? ईस्वी है ना? क्यों याद है ये? फरवरी 1076 विक्रमादित्य चालुक्य विक्रम संवत कहलाता है। क्यों कहलाता है? विक्रमादित्य सिक्स का राज्याभिषेक हुआ। तक संवत बताओ। देखो निकाल दिया उसने 998। 78 कम हो जाएगा। विक्रम संवत बताओ। जुड़ जाएगा। विक्रम में क्या होगा? जुड़ जाएगा, है ना। मतलब 2018 वाली भर्ती में ऐसे एक दिन वैसे ही वो था, तो मैंने क्लास शुरू की, फिर एक बच्चे ने क्लास शुरू कर दी, पहले दिन क्लास पूरा बैच भरा हुआ, कोई 400 500 होंगे। जीके की क्लास। किसी स्टूडेंट ने ये कहा, वो किसी लड़की ने ये कहा कि सर वो मेरे वो ईसापुर ईस्वी आज तक समझ में नहीं आया, वो मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं वो पूछते हैं, मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ, किताब के सिलेबस में नहीं है सर प्लीज। क्लास हो गई कुर्बान। बताना पड़ेगा सम्मत तो पूरे, हम तो इनके पैसे लेने के चक्कर में थे, तो बात खराब हो गई। तो मैं जैसे ही समझाने लगा ना, तो लिटरली सही ऐसा ही कह रहा हूँ, उसने बैग फेंक दिया, नहीं ये तो माथे काम करना बंद हो गया है, ये एक्स वाई से तो पीछा छुड़ा के यहाँ है। हाँ, फिर मैंने कहा अगर आप इसे नहीं समझे ना तो मैं कल से पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, आज से ही। मैंने थोड़ा देर रुको, समझ में आएगा। और फिर मैंने मतलब 400 से तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन 20 50 100 से एक एक से पूछ पूछ के सबसे कि हाँ हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया, हाँ हो गया, 2 घंटे। अगली क्लास में मैंने कहा रहने दो, मैं ही पढ़ाता हूँ, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा सर अब मेरे समझ में आ गया, अब मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, अब बताऊंगी उनको। तो ये तो जनरल बात है जो आपके रोज काम में बच्चे पूछेंगे आपसे, और आप कहोगे नहीं नहीं रहने दे, फालतू सवाल करता है। ये थोड़ी कहोगे आता नहीं है हमको। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि शक जो संवत है वो जीसस के जन्म के 78 साल बाद। तो 78 वो जेब में रख के घूम रहा है कि मैं जीसस के 78 साल बाद हुआ, तो वो तो माइनस होएगा हमेशा। और जो विक्रम है वो जीसस के जन्म से, वो हमेशा क्या आएगा? वो तो जीरो पे आएगा एक बार, तो वो तो जुड़ेगा ना हमेशा, वो तो हमेशा। क्लियर? खानवा का युद्ध 1530 में हुआ, मान लो। खानवा का युद्ध 1530 में हुआ, मान लो, है ना। अब कोई ऐसे इसको काट के कह दे कि देखो वो सर बता रहे खानवा का युद्ध 1530 हुआ, अराजक लोगों का युग है ना। ठीक है, बाबर मर गया 1530 में, अब तो सही है ना। अब तो ठीक है। तो विक्रम संवत बताओ। ये कैलकुलेशन मत बताओ, जुड़ना घटना ऐसे बताओ। तो ऐसे कह दो ना, लकी क्या आएगा? प्लस क्या होगा? 78 57? 57 क्या होगा? प्लस होएगा पक्का? नहीं। मोहनजोदड़ो का पृष्ठ किंग 2014 में भारत के सम्राट बने। 2014 ईस्वी में भारत के सम्राट बने, है ना। विक्रम संवत प्लस 57 पक्का। और पृष्ठ किंग 2034 ईस्वी में रिटायर हुए, शक संवत इसमें पक्का राहुल? क्लियर? पक्का। हजरत मोहम्मद को 622 ईस्वी में मक्का वालों ने निष्कासित कर दिया, वो मदीना आ गए, और वो इस्लाम में कहलाया हिजरी संवत। इस्लाम में उसे क्या कहा गया? विक्रम संवत बताओ। 57? इतना इजी है यार, हो गया ना इजी। फिर चले आगे, चलो पक्का पार्टी कर लें फिर। सही तो बता आनो तो। अरे उससे पूछ रहा हूँ, पीछे देवता शिव जी से। हाँ तो बोल दे, आ गया। जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है? हाँ गरिमा, क्या करिए?
अरे उसको बोलने दो। हाँ, ये मास्क हटा के बोलो। हाँ, एक तो लेट आती हो तुम। तुम्हारी घोषणा कर दी, तुम्हारी सही लेने की आएगी नहीं वो तो आज। बस में फ्लाइंग, बस में फ्लाइंग आती है? तो बस में बिना टिकट बैठते हो क्या? ए महान भारतवासियों। क्या? अच्छा, स्टूडेंट का कंसेशन होता है जो, वो तो तुम्हारी कॉलेज आईडी पे देते हैं। अच्छा, फिर उसकी भी चेकिंग होती है? हाँ। अरे बस, बहुत बहुत। हाँ बताओ, पहले तुम इसको पूजा कहो, ये तुम्हारे बारे में गलत बातें क्यों फैलाती है? आप बताओ क्या कह रही हो? नहीं हुई क्या? अपन कहाँ थे? अच्छा, एबसेंट थी क्या? पार्टी वार्टी फिर दे देंगे, इसमें पार्टी में बात क्या है ना? तो अब इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया क्लियर। ये सिंधु नदी, और ये इसकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। व्यास नहीं दिखा रहे? देखो ये रहा नागेश्वर, किनारे पे ही है ना? अब लिखो चोलिस्तान। चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से, थार रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र। थार रेगिस्तान से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक है, चोलिस्तान हो गया ना ऐसे। अभी ये ऐसा लग रहा है कि देखो कितना ईजी है। अब यूजीसी देखो इस सवाल पूछती है कि जो आरंभिक जो बस्तियां है ना, बस्तियों की कुल संख्या, तो आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में और चोलिस्तान में। फिर विकसित हड़प्पा स्थल, ठीक है। फिर नए स्थानों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां, है ना? इससे आपको पता चल रहा है कि चोलिस्तान में बस्तियां ज्यादा थी। सिंधु सभ्यता की चोलिस्तान में बस्तियां, ये बात लिखो, यहीं इसी में, चोलिस्तान में ही सिंधु सभ्यता की बस्तियां, सिंधु सभ्यता की बस्तियां चोलिस्तान में अधिक थीं। देखो, अपन ने जो आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र, तो हम जानते हैं आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति को कहते हैं प्राक हड़प्पा। क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा। और ये कौन कौन सी हैं? झूकर, जोब, कुल्ली, आमरी, नाल, क्वेटा और चौथी, यही है।
अच्छा, इसमें ये प्राक हड़प्पा में जो पहले अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? आमरी से। तब पढ़ लिया, कुछ नया है नहीं यहाँ पे। कोई मुश्किल से एक दो पेज बनेंगे। यहां लिखो, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने कम मिले हैं। चावल के दाने कम मिले हैं। चावल के दाने। अब सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अब कोई ये कैसे बता सकता है कि ये जानवर पालतू थे या फिर उन्होंने शिकार किया? जो हड्डियां मिली हैं, फिर शिकार इन्होंने खुद ने किया या फिर ऐसे ही जो जानवर मर गए उनकी हड्डियां हैं? ये है ना। तो अपन ने ये तो पढ़ ही लिया है कि जो पालतू जानवर हैं उसमें भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां शामिल हैं। देखो, पक्की ईंटों से बना हुआ विरसब। अब देखो, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात। तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अगर कोई बस्ती है तो वहां खेती करोगे तो आप उसके लिए आपको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी ना। तो अपने को नहर के प्रमाण कहां से मिले? सौर तुगई से। अपने को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां से मिला? कृत्रिम जल संरक्षण धौलावीरा से। अपने को ड्राई फार्मिंग के प्रमाण कहां से मिले? सौर तुगई से। कहां से मिले? लिखो ये बात, पैराग्राफ चेंज करो। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। ये रहा, अफगानिस्तान में सोरतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। और नहर कहां से निकाली गई थी? कोकचा नदी से, है ना। तो नहर तो गाद से भर गई होंगी। हो सकता है और भी जगह नहर हो लेकिन वो समतल हो गई हो। और धौलावीरा से क्या मिला है? तालाब। देखो, धौलावीरा से मिला जलाशय। देखो, है ना। ये रही ना सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए। अब अपन होते तो जेसीबी लेके जाते, ये ले खोद दिया पूरा। यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। और ये आर्कियोलॉजिस्ट कैसे खोदते हैं, देखो, परत दर परत। देख दो, धौलावीरा से जलाशय मिला। धौलावीरा से जलाशय मिला। देखो, ये कहते हैं ना हम अवतल चक्की। अब ये पता नहीं क्यों इसे अवतल चक्की कहते हैं। हम करें ये रही सिल और ये रहा लोडा। सिलबट्टा, यही है ना। इसको ये अवतल चक्की कहते हैं, है ना। अरे अपन तो चटनी पीस रहे हैं, है ना। ये गेहूं पीस रहे थे, बाजरा पीस रहे थे, चावल पीस रहे थे। अभी अब तो देखो, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया, सब पढ़े लिखे हो गए, सबके पास पैसे हो गए, है ना। पहले घर पे रोज सुबह हमारी माँ दादी 4 बजे जग के, और ध्यान है ना। फिर
ये लिखो अनरेस्ट में एक किताब। तो पहले हम इंटेलिजेंट थे, कब इंटेलिजेंट है? अब लिखो, बुक लिखो अनरेस्ट में के। अब आप जो नऊ नई शादी करके जो दुल्हन जाती है, नववधु, उससे कह दो बेटी 2 घंटे चक्की चलानी है। क्या महाभारत मच जाए वहां? ऐसे कैसे कह दिया? माए के वाड़े तुरंत एक मतलब ट्रक भर के आएंगे। हमने हमारी बेटी यहाँ चक्की चलाने के लिए भेजी है। अनरेस्ट में के फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, बुक है ये। अनरेस्ट में की किताब का नाम क्या है? फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। और दूसरी किताब है इसकी, दूसरी किताब आगे आएगी, उसको भी यहीं लिख दो। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? और सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? लिखो ये बात। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल, और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। देखो, नगर का वो बताया है ना, खुदाई करवा के जो नक्शा प्राप्त करते हैं ये लोग, वैसा नक्शा अपन ने बना ली है। सारी विशेषताएं क्या देखनी है? हड़प्पा की दुर्दशा तुमको पता ही है क्या? अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं ना, पता है ये बात? कराची से, वो लाहौर से मुल्तान के बीच जब रेल पटरी बिछा रही थी, तो कौन कौन बिछा रहे थे? ब्रेटन और ब्राउन। उन्होंने हड़प्पा टीले से ईंटें निकाल ली, और हड़प्पा का वैभव सदैव के लिए, प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई। लेकिन मोहनजोदड़ो तो बेहतरीन स्थिति में है, क्योंकि वहां जो टीला है वो सुरक्षित मिल गया है। क्योंकि हड़प्पा में ईंट, जब रेलवे पटरी के लिए ईंटें निकाली गई थी, तो पक्की बात है हम जब बना रहे होंगे तो हमने भी कि भाई यही ईंटें, क्या दिक्कत है, फालतू में कौन खरीदेगा। तो ईंटें जो हैं वो या तो भट्टे में पका रहे थे, या फिर बात क्या था, 4:2 अनुपात। अब ये सिंधु सभ्यता में जिस तरीके का निर्माण कार्य हुए, उसके लिए इनको लगभग कितने, 40 लाख दिनों तक काम चला होगा, तब ये संरचनाएं बनी होंगी। इतना श्रम आया, यानी इतने लोगों को मजदूरी के लिए लाए कहां से होंगे? यानी कोई ना कोई व्यवस्था तो थी इनके पास। अरे कोई तो इनको कंट्रोल कर ही रहा था ना, कोई तो इनको मॉनिटर कर ही रहा था, तभी तो सब लोग काम कर रहे होंगे। ये देखो, नाली कैसे बनी है ना? अब अपन जब कहते हैं ना कि भाई नालियों को ढकते किससे थे, तो हम कहते हैं ना कारबेल्ड मेहराब। देखो ये रहा, ये कारबेल्ड मेहराब है।
ऐसे गेट अभी भी दिख जाते हैं हमको घरों में, है ना। ये कार बिल्ड मेहराब है, ये नाली है तो इसका देखो ये गेट है, यहाँ एंट्री ये खड़ा है ना। तो नालियों को ऊपर से जो बंद किया गया था तो कोई क्या लगाया गया था, कार बिल्ड मेहराब ढक्कन। ये हमको पता ही है कि जो नगर का जो विभाजन था वो ऐसे था, ये उच्च टीला और ये निम्न टीला। ये निम्न टीला बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ कौन रहेंगे, जनसाधारण रहेंगे। और ये कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में है। ये उच्च टीला ये छोटा है ना, और इसके चारों ओर दीवार है, दुर्गीकृत है। और यहाँ कौन रहते होंगे, शासक वर्ग रहते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी नगर दो भागों में विभाजित थे। धौलावीरा, धौलावीरा से 3 टीले मिले हैं और लोथल, सुरकोटड़ा और सुतका गेटोर से एक एक टीला ही मिला है। और नगर जो था वो जाल पद्धति पे था, नगर नियोजित थे और ग्रिड पैटर्न पर अब जो घर हैं, जो मकान बनाए तो आंगन है ना। और देखो ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं है और आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन और स्नानागार होता था, नालियां थी और सीढ़ियां थी और आवासों में कुएं थे। और कुएं ऐसी जगह बनाए गए थे कि बाहर से जाने वाले राहगीर भी उनसे पानी पी सकते थे। तो अपन जब घर के एंट्री गेट से जाते थे, घर का एंट्री गेट देखते थे तो क्या उससे अंदर का आंगन दिखता था, नहीं दिखता था। तो हड़प्पा वासी जो थे वो अपनी मतलब निजता का, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, तभी उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे खिड़कियां नहीं बनाई। देखो कई आवासों में कुएं मिले हैं जिनका इस्तेमाल राहगीर भी करते होंगे, जिनका इस्तेमाल राहगीर भी करते होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। देखो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है ना। देखो ये ध्यान रखना है आपको, एग्जैक्ट इसका स्टेटमेंट में सवाल आएगा और फिर लेने देगा आपको। बनाओ ये विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां हैं, है ना। नीचे इसकी जो फर्श है वो पक्की है,
उत्तर दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियां थी, दोनों साइड मतलब स्नानागार बने हुए हैं, चार चार कमरे कपड़े बदलने के लिए। उत्तर साइड में, उत्तर की दिशा में एक गली में 8 कमरे और बने हुए हैं, वो बन रहे उधर ऊपर। और इसके जो नीचे जो फर्श है ये जिप्सम से, जिप्सम से पक्की कर रखी है, और नीचे एक कोने पे नाली है ताकि वो पानी जाके बह जाए। बना दिया बावरा, 8 कमरे उत्तर दिशा में। इस विशाल स्नानागार के तीनों ओर कमरे बने हुए थे, जिनमें एक बड़ा कुआं भी था। इस विशाल स्नानागार के तीनों ओर कमरे बने हुए थे, जिनमें एक बड़ा कुआं था। पानी कहां से आएगा? जिनमें एक बड़ा कुआं था। मार्शल ने इसे तत्कालीन दुनिया का आश्चर्य बताया। मार्शल ने इसे तत्कालीन दुनिया का आश्चर्य बताया। इसका इस्तेमाल विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता होगा। इसका इस्तेमाल विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता होगा। इसका इस्तेमाल विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता होगा। तो ये विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखो ये रहा विशाल स्नानागार, ये रहा ना। ये मोहनजोदड़ो का ही मैप है। देखो ये गोडाउन रहा, ये कॉलेज रही, ये विशाल आंगन रहा, ठीक है, ये स्तूप क्षेत्र रहा। और इसे कुषाण स्तूप की खुदाई में तो मिला था मोहनजोदड़ो, देख लेना, क्लैरिटी है ना आपके पास। कि भाई अब लोग यहाँ रहते थे तो क्या उनके बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, है ना। अब जैसे मिस्र से तो विशाल पिरामिड मिले हैं, तो पता चल गया वहां तो भिन्नताएं थी, पिरामिड तो राजा के ही तो थे। लेकिन हड़प्पा से तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। तो हड़प्पा की जो कब्र हैं, उन कब्रों में मृदभांड और आभूषण, यानी कि पारलौकिक जीवन में विश्वास, बात कर चुके हैं ना। क्या सिंधु निवासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे? कैसे पता चला? हुँ? स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। ये रहा हड़प्पा के एक कब्रिस्तान में पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के छल्ले, जैस्पर, है ना, ये मिले हैं। लिखो ये बात। हड़प्पा से हड़प्पा से कब्रिस्तान में पुरुष की खोपड़ी के साथ आभूषण मिले हैं।
परंतु ये मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। परंतु ये मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, है ना। हमसे पूछेगा कि हड़प्पा से समाधानों के साथ आभूषण मिले हैं। हड़प्पा से समाधानों के साथ वस्तुएं रखी जाती थी जो पारलौकिक जीवन में विश्वास को दिखाता है। हड़प्पा निवासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, एक। कब्रों के साथ वस्तुएं मिली है, दो, है ना। ये शवों के साथ कीमती आभूषण रखते थे, तीन, है ना। ऐसे आएगा ना तो हम पढ़ लेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। वस्तुएं रखी मिली है ना, कीमती वस्तुएं नहीं रखते थे। तेरा मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास, इसलिए तो एनसीईआरटी की हमेशा वैल्यू है, कितना ही पढ़ लो चाहे। अब ये फेयौन से बना एक पात्र, ये बहुत कीमती है ये। अरे ये जिनको आज अपन चीनी मिट्टी के बर्तन लेने जाते हैं, कितने महंगे आते हैं ये, ठीक है ना। तुम वो ऐसे वो रोटी रखने के लिए वो लाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्लास्टिक का होता है ना वो। अब वो जो भी होता है मेरे को नहीं पता क्या होता है, वो कितने रुपए का आता है ना। मैं वहाँ जब कश्मीर गया था तब लद्दाख में मैंने वो देखा, वो अपना बेचते हैं ना बाजार में उनके वहाँ। मैंने कहा ये दे दे, अच्छा लगा, लकड़ी का बहुत जोरदार बना रखा था उसने। मैंने कहा हाँ ले जाओ, दे देने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। मैंने मुझे लगा 150 रुपये का होएगा। उसने कहा 2250 का है, आप इतनी दूर से आए हो तो 1800 में दे देंगे। घर वाले मेरे को परम बेवकूफ़ समझते हैं, तो मैं कुछ भी लाने से पहले फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने कि ये इतने का आता है क्या, ये 100 रुपये का आता है, ले मत आना। यार गजब, मैंने कहा यार लोग इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हमको। फिर मैं उनको एक दिन लेके जेके के गया, तो यहाँ जो खादी ग्रामोद्योग मेला लगता है ना, तो पूरे भारत के आते हैं, तो वो लद्दाखी भी आ रखे थे। और वही जो मैं वहाँ 1850 को ला रहा था, वो 2500 में दे रहे थे यहाँ। मैंने कहा तो 100 रुपये में ही तो आता होगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तो 100 रुपये में आता है, लोग ऐसा कहते हैं। उसने कहा भाई साहब लोग बेवकूफ़ होते हैं, कुछ ही कह सकते हैं। वही जेके के जाया करो वहाँ, पूरे भारत के गांव के लोग वहाँ अपना सामान बेचने आते हैं, लिया करो उनसे, लिया करो उनसे, है ना। अभी छुट्टी है ना 2 दिन, वहीं टूट पड़ो जाके, है ना। अच्छा आज लास्ट है, अब जो भी है चले जाना, आज लास्ट है तो आज चले जाना, अभी फ्री हो रहे हो आधे घंटे में। अब फेयौन से लिखो, फेयौन से लिखो, मतलब सब्र तो है ही नहीं कि भाई कोई कह रहा है तो हम उसकी सुन लें, तुरंत सलाह देंगे। ये फेयांस लिखो, हाँ ये बनता कैसे है ये लिखो। घिसी हुई रेत, घिसी हुई रेत, रेत ब्रैकेट में लिखना बालू के साथ रंग और बालू के साथ रंग और जैसे अपन कोई ऐसा कोई गोंद टाइप से निकालते हैं ना पेड़ से, है ना, चिपचिपा रहता है, तो उसको गोंद ही रहता होगा। चिपचिपा पदार्थ क्या है, गोंद ही है ना। के साथ, हाँ बिल्कुल, और क्या है, चिपचिपा पदार्थ मिलाकर पकाने से फेयोन्स बनाए जाते हैं। फे के ऊपर मात्रा लगा देना एक,
ये तो अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे यहाँ मात्रा फेयोन्स। अब देखो, जो चीजें कीमती है या नहीं है इसका क्राइटेरिया है। हम कहते हैं कि ये कीमती है, किस आधार पर कहते हैं कीमती है? अरे यार, अरे हम कहते हैं ना कि ये यार ये कीमती है, अरे उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा महंगा है, मुद्रा के हिसाब से तोलते हैं ना। अब मुद्रा ही नहीं है तो कैसे पता करोगे कि ये कीमती है? उपलब्धता कम है, वो सीमित क्षेत्र में बाहर से मंगाया गया है, कठिनाई से मिल रहा है। आज हम कहते हैं ना बहुत कीमती गाड़ी है, मतलब ज्यादा पैसे की आई है, यही तो है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता में पैसा ही नहीं था ना, तो फिर वहां आप कैसे कहोगे ये कीमती है? यार उसे बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, या वो सीमित आधार पे मिल रहा है, या फिर वो अपने यहाँ बहुत कम पैदा हो रहा है। इस आधार पे कीमतों, इस आधार पे कोई दुर्लभ होती थी, कीमती होती थी, या साधारण होती थी। अपन कहते हैं ना कि संचय, एक वर्ड आता है पुरातत्व में, संचय। संचय तो हमारे पूर्वजों ने इन कीमती, जो कीमती पदार्थ थे उनका संचय करते थे। और संचय काहे में करते थे? ये फेयोन से इसी में रख देते थे, है ना। जैसे अपने दादा दादी परदादा ने कुछ संचय कर दिया, और जाने से पहले उन्होंने फेवरेट पोते पोती को बुलाया और उन्होंने कहा वो मैंने वहां, मिल गया ना, कितना मिला ये नहीं बताएंगे। ये बताने वाली बात थोड़ी है कितना मिला, ठीक है ना। हाँ, हमारे तो नाना मर गए थे और वो पुनर्जन्म हो गया और वो वापस बताने आए। वो मलाह के घर जन्म लिया उन्होंने, बताया था ना मैंने एक दिन। पहले मैं भी ये सोचता था, मैंने कि काई का पुनर्जन्म ऐसे होता है क्या? हाँ, ये क्या करोगे तांबे के दर्पण का? शक्ल देख रहे हैं। वो तांबे में दिखता है चेहरा, कैसे नहीं दिखता है? कैसी बातें करते हो यार, बढ़िया मांझ के देखना ऐसे, तांबे में दिखता है। अब तुम लोग ये जो बच्चे हो ये सब मोटरसाइकिल क्यों रखते हो? क्योंकि उसमें गिलास आता है ना। हम्म। और फिर वो हेलमेट निकाल के उसको साइड में रख के फिर दोबारा से बाल वाल सेट करके, और फिर देखते नहीं हो कि हाँ शक्ल बढ़िया दिख रही है, या है ना मिरर। अब है ये फैक्ट्री साइट, यही तो है। तो फैक्ट्री साइट क्या थी? हालांकि नगर छोटा है, कितने क्षेत्र में है? कैसे पता चलता है फैक्ट्री साइट है? फैक्ट्री साइट जैसे मन के बनाएंगे, वैसे है क्या कि ये पत्थर उठा लिया और पूरा का ही मन का बना लिया, उसमें से जितना बनेगा बाकी वेस्टेज भी तो जाएगा ना। तो वेस्ट मटेरियल के आधार पे पता चल जाता है कि ये फैक्ट्री साइट है। आगे इसमें एक सवाल भी बनेगा कि हमको कैसे पता चला कि फैक्ट्री साइट है। जैसे चौंदुड़ो औद्योगिक बस्ती थी ना, एक दो ही बात। चौंदुड़ो, चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चहुंदड़ो लोथल और धौलावीरा से, चहुंदड़ो लोथल और धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। चहुंदड़ो लोथल और धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण मिले हैं। हाँ, और 200 हेक्टर जो जिनका रिसर्च है ना उस पे, इंडस पे, उन्होंने लिख रखा है, अपन ने थोड़ी लिखा है बसंती।
ये तो एनसीईआरटी में फैक्ट तो टकराएंगे ना। लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई मोहनजोदड़ो की जगह हड़प्पा को बड़ा नगर लिए हैं। ये भी बड़ा नगर किसको बताएंगे? मोहनजोदड़ो को बताएंगे। तो इन्होंने जब लिखा था और अब जिन्होंने बताया है तो उसमें उत्खनन का फर्क है ना। देखो कितना जोरदार है, ऐसा लगेगा कि अभी बन गया है ना। कहाँ रखा हुआ है? दिल्ली म्यूजियम में। देखो कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी हुई हैं या लोथल में रखी हुई हैं। देखो ये, इसमें सब्जी रखी है, देखो दिख रही है क्या? है ना। देखो इसमें छाछ रखी है ना। और इसमें अरे घी रखा है, पानी, है ना। ढक्कन लग रहा है ऊपर, ठीक है ना। हाँ इसमें चीनी है ना। ये नहीं है। लिखो नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट पर थे। अभी बताया पीछे। यहां से माल दूसरी बस्तियों तक जाता होगा। चहुंदड़ो और लोथल निवासी भी यही कार्य करते थे। चहुंदड़ो और लोथल वासी भी यही कार्य, वो भी माल दूसरी जगह भेजते थे। अरे देखो ये रहा चौंदड़ो, ये रहा लोथल से तैयार माल हड़प्पा मोहनजोदड़ो जाता होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो मिट्टी की मूर्ति कितनी अल्टीमेट लग रही है ना। अब है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है, कैसे पता चलता है यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। देखो कोई पत्थर का टुकड़ा हो, प्रस्तर पिंड, शंख मिल जाए, तांबा मिल जाए, है ना, औजार मिल जाए, अपूर्ण वस्तुएं मिल जाएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट, इन सब से पता चलता है कि ये फैक्ट्री साइट थी। देखो ये बात। उत्पादन केंद्रों की पहचान, उत्पादन केंद्रों की पहचान के तरीके, उत्पादन केंद्रों की पहचान के तरीके, प्रस्तर पिंड, है ना, प्रस्तर पिंड, पूरा शंख, पूरा शंख, हाँ, है ना। ये बंगाल के समुद्र तट पे शंख बहुत अल्टीमेट बनते हैं। हाँ वो मैं यहाँ पहले दुर्गापुर रहता था तो हमारे सामने बंगाली रहती थी, उसने ला के दिए शंख हमको, है ना। और तांबा, तांबा जैसा कच्चा माल, मतलब और भी कोई धातु हो सकती है। तांबा जैसा कच्चा माल, औजार, फटाफट लिखो, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, औजार अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया कच्चा माल, त्याग दिया गया कच्चा माल, कूड़ा करकट। कूड़ा करकट।
कूड़ा करकट से कैसे पता चल जाता है कि फैक्ट्री साइट है? जो आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है ना, स्टाम्प घोटाला, तो वो जो कर्नाटक पुलिस थी, उसे ये तो पता चल गया था कि ये इसने कुछ कर रखा है स्टाम्प घोटाला, लेकिन उनको पता नहीं था कि इतने नंबर इतने लार्ज लेवल पे कर रखा है। तो ऐसे ही जब वो समोसा खा के और वो प्लेट फेंक रहे थे, उसने जब वो प्लेट फेंकी जिस डस्टबिन में, वहां उसकी नजर गई एकदम से, वहां स्टाम्प पड़ा था। तो उसने तुरंत वहां देखा तो वो डस्टबिन में तो स्टाम्प स्टाम्प पड़े थे। इन्होंने बॉम्बे के पूरे डस्टबिन ढूंढे और जहां फाइनली कचरा जाता था वो जगह ढूंढी। वहां से उनको पता चला कि अच्छा, ये तो पूरा देश जकड़ रखा है इन्होंने। कूड़ा करकट से आजाद भारत का बड़ा घोटाला पकड़ा गया। जैसे शंख काटा है ना, या कोई पत्थर का औजार काटा, तो औजार बना के बाकी कचरा कहाँ फेंकेंगे? अब ये तो है नहीं कि यहाँ गोपालपुरा बाईपास पे फैक्ट्री लगा रखी है और मैं कचरा बीकानेर फेंक दूं, वहीं आसपास ही फेंकेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि ये फैक्ट्री साइट है। अब अपने पास है, अब अगर अपने पास फैक्ट्री साइट है, अब ये तुमको पता ही होगा, तांबे कांसे के बर्तन सब काम में लेते हो घर। अब ये कच्चा माल हम प्राप्त कैसे करते होंगे, इस प्रोडक्शन को हम लाते कैसे होंगे? तो हमारे पास हमेशा से क्या है? बैलगाड़ी है। ठीक है, अब आसपास से तो बैलगाड़ी से ले आते होंगे, लेकिन अगर हमको मध्य एशिया से फिरोजा वैदुर लाजवर्द मणि लानी है, क्योंकि जब तक हम उस मणि को अंगूठियों में नहीं पहनेंगे तब तक हमारे गृह नक्षत्र काम नहीं करेंगे। तो देखो, मैं तो मानता हूँ इसमें भाई, लोग पहनते होंगे, फिर इतना महंगी चीजें पहनते हैं तो फर्क तो पड़ता ही होगा ना, नहीं पड़ता? अरे पड़ता होगा, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बहुत पड़ता है। अरे पंडित जी अगर ऐसा कहते हैं कि यार फर्क पड़ेगा, और हम उस दिन से रोज 2 घंटे और पढ़ना शुरू करते हैं ज्यादा, कि बस 6 महीने बाद दिन अच्छे आने ही वाले हैं, तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है ना? अरे नहीं, वरामीर ने कहा था फर्क पड़ता है, कल ही पढ़ा है वरामीर हमने, ऐसा नहीं। अब तुम्हारे पास वो है नहीं पैसे, इसलिए फालतू बातें करते हो। पैसे लाके एक बढ़िया से अंगूठी बनवा के और फिर उसमें बढ़िया से नग डाल के फिर पहनो, है ना, 5 उंगलियों में पहनो। ये कम पड़ जाए फिर इसमें पहनो, ये कम पड़ जाए फिर पैरों में पहनो। हाँ हाँ, ऐसे खूब सारे बेवकूफ। अब देखो, तो मध्य एशिया से अपने को फिरोजा वैदुर लाजवर्द लाना है, ओमान से अगर अपने पास तांबा आ रहा है, ईरान से अगर अपने पास सोना चांदी आ रहा है, अफगानिस्तान से चांदी आ रही है, तो कैसे लाएंगे? तो अभी मैंने बताया ना कि अपने पास नागेश्वर है, बालाकोट है, बहुत दूर है ना ये। और अफगानिस्तान में अपने पास क्या है? देखो यहाँ क्या था, लाजवर्द था ना, और फिर लोथल, लोथल से ये कार्निनल लाते होंगे, और सेलखड़ी का पत्थर भी था ना वहां। और फिर राजस्थान में अपने पास क्या है? ये रहा ना खेतड़ी अंचल में, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर को। क्यों कहते हैं? यहीं से तांबा गया होगा सब जगह, सब जगह तांबा आन है। ठीक है, झुंझुनू में को तो मतलब पूरे झुंझुनू सीकर क्षेत्र में तो यही स्थिति है कि पता नहीं इन्होंने खेतड़ी वालों ने कहां से कहां तक खोद दिया है। अपन खुश हो रहे हैं, अपन ने मकान बना रखा है ऊपर। अच्छा, फिर कई सारे लोग उधर जब शादियों और में बारात में जाते हैं ना, तो फिर वो नीचे भ्रमण कराते हैं जमीन, 1000 फीट नीचे। हाँ रियली, 2000 2500 3000 रुपए लेते हैं 2 घंटे के, कि भाई साहब ये आप कैप पहन लो और ये आप टॉर्च ले लो। मैंने टॉर्च किस लिए? मैंने टॉर्च किस लिए? कि गलती से लाइट चली जाए, तेरी लाइट चली जाएगी, फिर हम बाहर कैसे आएंगे? कि नहीं, हम जनरेटर चला देंगे ना, और मैंने अगर वो नहीं चला तो? यार आप कैसी ना नेगेटिव बातें करते हो सब जगह, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, तो फिर वो एक ने कहा भाई साहब एक बार अंदर 4 घंटे रुक गई थी। तो एक बार ऐसे भी तो सोच लिया करो ने,
फालतू में वहाँ 2000 फीट नीचे जाते हो, पैसे और देते हो वहाँ जाने के, और फिर कि हमारे पास टॉर्च है, ऊपर से संपर्क खत्म और नीचे टॉर्च है ना। हाँ, फिर फोन तो है ही ना तुम्हारे पास, वहां से फोन कर दोगे मुख्यमंत्री को, कुछ नहीं काम करेगा। हाँ, फिर वहां घूमते रहो, फिर असली पाताल लोक वो है वहां। तो ये इतनी रिस्क नहीं लेनी है। जब भी वहां उधर जाओ, घर वाले कहें कि हाँ वहां बारात गई है, दुल्हन आ रही होगी, और पता चले तुम नीचे वहां पाताल लोक में भ्रमण कर रहे हो। ठीक है, इसमें लिखो ये बात। नागेश्वर और बालाकोट में शंख उपलब्ध था। नागेश्वर और बालाकोट में शंख उपलब्ध था। सोरतुगई में सोरतुगई के पास सोरतुगई के पास लाजवर्दमणि, लोथल क्षेत्र में सेलखड़ी और सोरतुगई में लाजवर्दमणि, लोथल क्षेत्र में सेलखड़ी और कार्निलियन हीरा, कार्निलियन और खेतड़ी में तांबा उपलब्ध था। पीछे अपन बात कर चुके हैं अभी क्लास में कि तांबा ओमान से भी आता होगा, क्योंकि देखो, ओमान को छोड़ो तुम एक बार यार, देखो ये रहा मेसोपोटामिया, और उस जमाने का मेसोपोटामिया आज का क्या है? इराक। ईरान तो हमेशा ध्यान रखो, ईरानी पर्सियन है ना। आज का इराक उस जमाने में क्या था? हाँ, देखो ये रहा उरबंदरगाह, है ना उरबंदरगाह। ये रहा दिलमुन, दिलमुन यानी बहरीन द्वीप। ये मकान, माकन, देखो ये रहा तट अपना, ये जो मकरान तट है ना, तो ये माकन मतलब ये ओमान। मकान को अपन ने क्या कहा? ओमान। कि जब मेहलुआ जाते हैं, ये रहा ना मेहलुआ, अरे ये रहा ना अपना देश यार, ये रहा ना। जब मेहलुआ जाते हैं तो दिलमुन और माकन बीच रास्ते में पड़ते हैं। इस ट्रेड रूट में दिलमुन मीडिएटर है। दिलमुन निचले समुद्र का देश है ना, उगते हुए सूरज का देश है, और मेहलुआ नाविकों का देश है और काड़े लोगों की देश है, यही है। तो यहां से ओमान से जो तांबा मिला है उसमें भी निकल मिला है, और हड़प्पा से जो तांबा मिला है उसमें भी निकल मिला है, और मेसोपोटामिया से कुछ तांबे के जो उपकरण मिले हैं उनमें भी निकल मिला है। इससे पता चलता है कि तीनों का उठना बैठना हो सकता है रहा हो, या हो सकता है कोई संयोग हो। लिख दो। ओमान और हड़प्पाई तांबे में, ओमान और हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश मिले हैं। ओमान और हड़प्पाई तांबे में निकल के अंश मिले हैं। तो ये मैप देखा करो, जब चीजें सारी पढ़ लो फिर उसके बाद मैप देखा करो, उससे ये शार्प होगी मेमोरी, चीजें याद रहेंगी, और बहुत सारी चीजें बिना रटे याद हो जाएंगी।
ये सारी बातें किस अभिलेख में लिखी हुई है? सारगोन अभिलेख में। देखो ये रहा तुरान, मावरा उन नहर। अरे देखो और बातें करते हैं आगे बढ़ी। ये रहे अपन, है ना, ये अपना पाकिस्तान, तुतका गेटोर, और ये इसके ऊपर ये रहा अफगानिस्तान, है ना। तो ये खैबर, बोलन, गोमल, है ना। ये दर्रे कहां तक जा रहे हैं? ट्रांसऑक्सियाना, ट्रांसऑक्सियाना यानी मावरा उन नहर। कौन सी नदियां हैं? आमू दरिया और सिर दरिया। ठीक है, ये तुरान रहा, है ना। ये पर्शियन साम्राज्य रहा, ईरानी साम्राज्य। और यहीं इसमें इस ट्रांसऑक्सियाना में ही ओटोमन साम्राज्य, है ना। सफावी तो ईरान हो गया ना। ये ओटोमन साम्राज्य, ये उज्बेक साम्राज्य, और यहीं फरगना, समरकंद, और फिर आ जाओ इधर। तो एक तरीके से ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र आपस में कनेक्टेड ही था पूरा। थोड़े से आगे चलो ये आ जाएगा, थोड़े से आगे चलो ये आ जाएगा, थोड़े से और आगे चलो ये आ जाएगा, ऐसे। इसलिए एक बार जो चलना शुरू होगा वो सीधा कहां के रुकेगा? दिल्ली की शहद और दूध की नदियां हैं। चलो बाल्टी लेकर भर लाओ सारा, नहीं? देखो ऐसे बर्तन अपन ने बहुत लंबे समय तक घरों में भी देखे हैं ना, देखे होंगे घरों में ये ऐसे, है ना। मटकियां देखी होंगी, काड़ी देखी होंगे ना। अभी भी आप अगर जाओगे ऐसे मेलों में तो वहां मिल जाएंगे ये। ठीक है, ये ओमान से तांबा, ओमानी तांबा और हड़प्पाई तांबों में क्या मिले हैं? निकल के अंश। ठीक है, हमको कैसे पता चला कि हमने जो सोना मंगाया होगा वो वहां से रॉकी से मंगाया होगा? अरे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो गोल्ड मिला है ना, उसमें चांदी मिली है, मिक्स मिक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखो देवताओं देवियों कि धरती पे कोई भी मेटल स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। तुम ही हो जो स्वतंत्र विचरण करते हो। बाकी सभी धातुएं हमें मेटल मिक्स में मिलता है, फिर वो रिफाइन होता है ना। जैसे अपन वहां अरब जाएं, ईरान इराक जाएं, रूस जाएं और पुतिन को फोन करें या प्रिंस सलमान को फोन करें, है ना, और उसको कहें कि हाँ 100 किलो तेल देना, और वो ऐसे डाल दे तेल, है ना। कच्चा आता है, क्रूड आता है। रिफाइन यहां होता है जामनगर, मुकेश अंबानी के घर, RIL में। रिफाइन यहां होता है गुजरात में, जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइन इंडस्ट्री मुकेश अंबानी के पास है। ठीक है ना। फिर रिफाइंड होके और फिर वहां से सप्लाई होता है, जो अलग अलग टैंक देखते हैं ना अपन, वहां आता है। तो ऐसे जो अपना हड़प्पाई जो गोल्ड मिला है ना, उसमें चांदी मिक्स है। और रॉकी जो गोल्ड निकाल रहा है, कोलार की खान में भी जो गोल्ड निकलता है उसमें क्या है? चांदी है। तो इसलिए हमने तुरंत पता कर लिया कि ये कहां से आया होगा। ये देखो रॉकी ने भेजा होगा, और वैसे भी वो सोना लेके चल ही दिया है, तुम सब उससे। हाँ देखो सबको याद है, एक एक से पूछ लो कब कहाँ कैसे हुआ। उनसे पूछो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग से, ये नहीं बताएंगे। देखो मेसोपोटामिया की बेलन जैसी मोहर ये रही। ठीक है ना। अब इस पे ये जो मोहर है, इस पे देखो ये सिंग ये मिल गया ना, बैल कुबड़ वाला। तो हमने कह दिया कि अच्छा ये तो देखो क्या प्रतीत होता है, और तुम पूरी बात नहीं पढ़ते हो, कहते हो हमारी मोहर वहां से मिल गई। शायद, शायद अपन ऐसे देखते नहीं हो, फिर तो पीछे खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ पता क्या दिखा। अरे गए नहीं क्या बचपन में वो दूसरे के उसमें आम तोड़ने, 4-5 नीचे से ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, और वो सबसे नीचे वाला कह रहा है जल्दी कर। ये ऐसे ही बड़े हो गए आगे डायरेक्ट।
फिर तो जैसे तुमने वहां बचपन जिया वैसे तुम यहाँ भी सब साथ पढ़ रहे हो, ऐसे अच्छे दोस्त बनो सब। फिर दोबारा तो कब, जब आप जॉब में चले जाओगे फिर एक दूसरे से कभी कभी फोन किया करोगे, एक दूसरे को बुलाओगे फंक्शन में, नहीं? या फिर ऐसे ही कल मैं यहाँ बैठा था खटाऊ नहीं तो अभी पैर तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं करें। तो ये पॉसिबिलिटीज है, मैंने कहा ना अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। मेसोपोटामिया के स्थलों से भी तांबे में निकल के अंश, लिखो ये मेसोपोटामिया के तांबा में भी निकल के अंश मिले हैं। अपन ने अनरेस्ट में एक किताब लिख दी है ना, कौन सी लिखी? देखो, पेरिन से मिली गोलाकार फारस की मोहर, ये रही गोलाकार। देखो पता चल गया गोलाकार कैसी है। गोलाकार मोहर कहाँ की थी? फारस की। बेलनाकार मोहर कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की। फारस का मतलब पर्सिया, ईरान, और मेसोपोटामिया का मतलब, देखो मेहलुआ के बारे में कहा गया है तुम्हारा पक्षी हाजा हो उसकी आवाज राजमहलों में सुनाई दे, है ना? तो हाजा मतलब मोर, है ना? हाजा मोर मतलब अनुमान, केवल अनुमान। तो मेसोपोटामिया से जो हमारा संपर्क रहा होगा वो कैसे था? समुद्र के द्वारा। और मेलुआ को कहा नाविकों का देश, है ना? मेलुआ को क्या बताया है? मोहरों पर जहाज और नावों के चित्र तो मिले हैं किंतु किंतु साक्ष्य नहीं मिले। तो मोहर पे जो चित्र बना हुआ है वो साक्ष्य नहीं है। फॉसिल्स, फॉसिल्स जीवाश्म नहीं मिला। और अपन पिछली क्लासों में बात कर चुके हैं कि फॉसिल्स किसे कहते हैं, ठीक है? देखो ये मोहर जिस पे ये नाव, देखो ये बन रही नाव, ये रही नाव, ये दिख रही ना? एक मोहर पे नाव का चित्र तो मिला है, लेकिन नाव जैसे वहां गिजे के पिरामिड में नाव मिल गई ना, कि फराओ के लिए नाव रखी है, फराओ नाव में बैठ के तो दूसरी दुनिया में जाएगा, बिना नाव कैसे जाएगा? ठीक है। ये नोटिस बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है कि अब आपकी अगली क्लास 16 तारीख को होगी, है ना? लिखो, धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला है, धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला है, धौलावीरा से साइन बोर्ड मिला है। यह सभ्यता का सबसे बड़ा लेख है जिसमें 26 चिन्ह हैं, जिसमें कितने चिन्ह हैं? और इस पे क्या लिखा हुआ है कि आप, अच्छा धौलावीरा आपका स्वागत करता है ना? तुम तो कहाँ करो ले क्यों ना। हाँ, अपने जो ये सफेद होता है इसे क्या कहते हैं? सफेद को क्या कहते हैं? घोड़ा। और कुआ, कुआ कुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? धोड़ा कुआ। अपने महुआ से नौ तरफ जाते हैं तो धोड़ा कुआ जगह भी तो है। हाँ, दिल्ली में भी धोड़ा कुआ है। तो यहाँ ये है कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ, जहाँ चारों ओर ऐसा दिखता है सफेद रेगिस्तान। कच्छ के रण को क्या कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट कहते हैं ना?
सफेद, तो ये ऐसे, तो धोला कुआं का मतलब क्या है? अरे धोला कुआं का मतलब क्या है? सफेद कुआं। तो ये कहता है कि भाई जल्दी से धोलावीरा घूमने आ जाओ और सफेद कुआं देख जाओ। चले, अब ये कह रहे हैं, ये तो वो है, अरे रहस्यमयी लिपि इसलिए है देवताओं की अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो शायद मालिक के नाम और पदवी को दिखाता है ना? इस पे चित्र है जो एक जानवर का है, तो हो सकता है अनपढ़ लोगों को संकेत में दिखाया हो। अधिकांश लेख कैसे हैं? अरे 2 से 4 अक्षर पढ़ लिया ना। सिंधु लिपि बहुत छोटी है, 2 से 4 अक्षरों में। सबसे बड़ा लेख तो अभी ये धोलावीरा का साइन बोर्ड है, जिससे कितने चिन्ह हैं? सिंधु सभ्यता में मूल चिन्ह कितने हैं? मूल कितने हैं? अच्छा, और इस पे अक्षर कितने हैं, मतलब चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ कितने हैं? 250 से 400। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? कीलाकार, है ना? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और मिस्र की लिपि कैसी थी? चित्रलिपि, हायरोग्लिफिक। मेसोपोटामिया के लोगों ने किस पे लिखा? गीली मिट्टी के स्लेट्स पर। मिस्र के लोगों ने किस पे लिखा? पेपिरस पेड़ के। इसके विपरीत सिंधु सभ्यता की लिपि के प्रमाण हमको किससे मिले हैं? सेल खड़ी की मोहर से, ताम्र पत्र से, मिट्टी के मुद्रा छापों से और मृद भांडों से, इनसे मिले हैं ना? तो अफसोस इंडस लिपि को अब तक पढ़ने में सफलता, फादर एरास एंड टीएस बरो कहते हैं ये द्रविड़ लिपि रही होगी। आरसी मजूमदार कहते हैं चुप हो जा फादर एरास, ये अत्यंत छोटे छोटे लेखों में लिखी हुई है, इसलिए ये जापानी लिपि गोमुद्राक्षर, गोमूत्र शैली, उष्ट्रोभेदन क्या रही होगी ये, जिसमें एक लाइन लेफ्ट से राइट और दूसरी लाइन, यही है। फिर ये सब पढ़ लिया है तो फालतू क्यों? सर्पिलाकार है। अच्छा अच्छा, इंडस के निवासियों ने अपनी जो मोहर सील बनाई वो किसकी बनाई? सेल खड़ी की, चर्ट की, गोमदे से और कांचली मिट्टी से। इनमें सबसे ज्यादा मोहर किससे बनी? इंडस के लोगों का सबसे बड़ा वो जो आर्ट था वो क्या था? मोहर था। उन्होंने सेल खड़ी से मोहर इसलिए बनाई कि सेल खड़ी का बाटा जो है वो कैसा था? मुलायम था, मुलायम था, इसलिए उन्होंने अपनी लिपि किससे बनाई, अपनी मोहर किससे बनाई? हाँ, बाट किससे बनाए? कैसे बाट ज्यादा मिले? घनाकार। कैसे बाट ज्यादा मिले? घनाकार। तो बाट चट पत्थर से बनाए और मोहर सेल खड़ी की बनाई। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की। नाक भी देख लो डैडी, ओट भी देख लो। हाँ, चश्मा टूट गया होगा, इतने दिन तो चश्मा रहता है क्या? ये मोहनजोदड़ो से मिला है पृष्ठ किंग। मोहनजोदड़ो से मिला है। देखो वो वहां स्थल खूब सारे हैं, वो सब लिख लिख के रट रट के मर जाना, तुम सवाल यहां से पूछ लेगा वो विशाल स्नानागार कहां से मिला? पृष्ठ किंग कहां से मिला? जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। नहर कहां से मिली? मिट्टी का हल कहां से मिला? बनावली और जूता हुआ खेत कहां से मिला? और लिपस्टिक चहुदड़ो से। और कॉस्मेटिक बॉक्स हड़प्पा से, हड़प्पा से। ठीक है ना? और वो दो जैनी काले स्लेटी रंग के दिगंबर जैन, हड़प्पा से। बताया था ना मैंने मूर्तियां पढ़ाते समय यार।
और वो 13 इंच की कांसे की डांसर, फिर नर्तकी। अच्छा शकीरा, वेरी गुड। देख लिया शकीरा का डांस? नहीं देखा? देखो भाई, आज तो ये क्षेत्र कैसा है, आज तो ये क्षेत्र शुष्क हो गया है। यहाँ बरसात कहाँ होती है, कोई मतलब 10 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है इस क्षेत्र में आज, लेकिन पहले तो होती होगी ना। पहले तो ये क्षेत्र उपजाऊ था, फसलें हो रही हैं, हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसा हम आज देखें चीजों को वैसी ही वहां हमेशा रही हो, है ना। अब जब ये सभ्यता खत्म होने लगेगी तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर हड़प्पा काल या अनुवर्ती संस्कृति। तो उसका कारण बहुत सारा है, जैसे इन्होंने इतने सारे मकान बनाए और उसमें ईंटें काम में आई, ईंट पकाने के लिए भट्टे, तो भट्टे पकाने के लिए लकड़ी, जंगल साफ, इकोलॉजी चेंज, वर्षा कम, है ना, सभ्यता नष्ट हो गई। फिर कोई गोरा हमारा होगा बाहर से, बीमारी ले आया होगा, इनमें इम्यूनिटी थी नहीं, साफ, माया एस्टेक इनका ऐसी साफ कर दी, अफ्रीका के जानवर ऐसे साफ कर दिए, सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया होगा। बड़ी बात क्या है, बरसात कम होना बंद हो गई होगी भाई, बरसात कम होना शुरू हो गई होगी, मलेरिया फैल गया होगा, है ना। ये सब, लेकिन पूरी सभ्यता किसी एक कारण से नष्ट, सबके लिए अलग अलग कारण रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी रहा हो, हमारा तो मटिया मेट हो गया। हमको तो दूसरे नगर बनाने के लिए 1000 साल लग गए दोबारा से। हमको तो दूसरे नगर बनाने के लिए कितना टाइम लग गया? गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल, ये रहे ना। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे पास नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, जलवायु, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग। कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हैं। यहाँ आ जाओ। किताब का नाम लिखो, जॉन मार्शल किताब का नाम लिखो, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन लिखो। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, फटाफट लिखो। जॉन मार्शल की किताब का नाम है, लेट हो गया अपन, सर वेट कर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। दूसरी लाइन से लिखो, मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर, मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर, मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले। बस 2 ही मिनट, 5 मिनट की बात है बस, है ना। व्हीलर के अनुसार ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है। इंद्र को पुरंदर कहा गया, इंद्र को पुरंदर कहा गया, जिसका अर्थ है दुर्ग तोड़ने वाला। जिसका अर्थ है दुर्ग तोड़ने वाला। आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। व्हीलर ने कही है बात। किताब का नाम लिखो, व्हीलर की बुक, हड़प्पा 1946।
इस पे बनाओ मूवी, हड़प्पा 1946। व्हीलर की किताब का नाम क्या है? ये रहा, हड़प्पा 1946। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो फिर ये सेंटेंस दे के कहेगा किसने कहा है। आपके तो कभी नहीं आएगा, यूजीसी नेट के तो फेवरेट सवाल है। आपसे तो बुक आएगी, बस मिला दो। अब लिखो जी एफ डेल्स की किताब द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। जी एफ डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। जी एफ डेल्स की किताब का नाम क्या है? द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। लिख दिया? आगे चलो। देखो, हम जानते हैं कि वही पूरा स्थल कैसे अस्तित्व में आते हैं, टीले कैसे आते हैं, स्तर कैसे आते हैं, टीला कैसे बनता है। हमको पता है, हमारा घर है, उसके साथ हमने जब घर बनाया तो वो सड़क से 4 फीट ऊपर था, लेकिन 10 साल में सड़क हमारे घर के बराबर आ गई। यही है ना? तो जब मानव लंबे समय तक एक स्थान पर रहता है तो ऐसे टीले बन जाते हैं धीरे धीरे, और जब वो उस जगह को छोड़ के चला जाता है तो ये पूरा स्थल हो जाता है। और जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो इस टीले की जो पहली लेयर है नीचे से, वो सबसे प्राचीन है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है वो, इसे कहते हैं स्तर विन्यास। इसे क्या कहते हैं? स्तर विन्यास। ऐतिहासिक भूविज्ञान, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, बता देंगे आगे। अभी अब ये लिखो आप, एस एन राव की किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एस एन राव की पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। व्हीलर ने ही व्हीलर ने ही टीले के स्तर विन्यास, व्हीलर ने ही टीले के स्तर विन्यास का सुझाव दिया था। भाई परत दर परत खुदाई करो भाई, ऐसे नहीं। स्तर विन्यास का सुझाव दिया था। और तो अब क्या बचा इसमें? वो मोहनजोदड़ो से वो लिख दो, पशुपति की मूर्ति मिली है। हाँ, वो स्तर विन्यास बता रखा है, टीले का जो क्षैतिज। देखो, रह गया क्या और? अरे, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे मात्र देवी कहते हैं। ठीक है, ये आद्य शिव की मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। आद्य शिव नाम किसने दिया? मार्शल ने नाम दिया। देखो, ये बैठे शिव जी, ये रहे सींग, इनके ऊपर ये रहा वो लेख, है ना? ये दो दो चित्र ये रहे, और दो चित्र ये रहे, ये ऐसे पद्मासन में बैठे हैं ना। तो आप लिखो, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है, जिसे मार्शल ने
मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है जिसे मार्शल ने आद्य शिव कहा। जिसे मार्शल ने आद्य शिव कहा। ये जो पैगन लोग होते हैं ना, इनमें जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है अलग ही, समन। अपन अपना जो ओझा है ना, वो मतलब इन कबीलों में क्या कहलाता है? समन कहलाता है। ठीक है। अब देखो कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे से ये आइटम ये। अब ये क्या भाई, हमारी कार्यशाला में काम में आने वाली चीज है, मोहर है या फिर शिवलिंग है? ये जिसने बनाया है वही बता सकता है ना? ये देखो, ये मिट्टी की खिलौना गाड़ी कितनी बढ़िया है। अगर छोटे बच्चे देख लें तो अभी क्या, इसको निकालो बाहर, देख लो ना। ऐसी कैसी लाके दो, नहीं तो अभी गजब हो जाएगा। ये वो टाइम, वो टेबल है। एक बार देख सकते हैं हम कि भाई हमने जो लिख रखी है वो यहाँ कुछ मैच कर रही है। देखो ये महापाषाण काल 1000 से, है ना? और ऐतिहासिक काल ये 600 से शुरू हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल से। ये हड़प्पा में जो खुदाई हुई, वो एक बार हम रीडिंग मार लें बस, देख लें कि हाँ ये ठीक है। जैसे धौलावीरा में देखो कब खुदाई हुई है, RS बिस्ट के द्वारा। देखो ये हड़प्पा से जो समाधान मिला है, ये सामान रखा था, इसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को सामान भी काम में लेना है। ये रखा ना सारा, कुछ हो रहा है और क्या, कि देखो मेरे पास सामान पड़ा है। ये बुक्स के ओरिजिन ऑफ ए सिविलाइजेशन, है ना, द इंडस सिविलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, जिनको यूजीसी नेट क्लियर करना है। ठीक है। तो फिर वो हड़प्पा के साइन बोर्ड पे लिख दिया है कि अपन नेक्स्ट कब मिलेंगे, 16 तारीख को मिलेंगे। तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है। और मतलब वो चाइनीज मांझे से दूर रहना है। और क्या।